दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। हमारे देश भारत की लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज्ड है। हमारे द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला ज़्यादातर फूड एग्रीकल्चर के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। इसके साथ ही दूसरी इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही होता है। टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस जैसी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज चैप्टर के सबसे पहले यूनिट में टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी कृषि के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो आपके इस चैप्टर में 3 तरीके की फार्मिंग का जिक्र किया गया है जिसे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग। अब आओ इन तीनों टाइप्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इस तरीके की फार्मिंग को जमीन के छोटे टुकड़ों पर प्रैक्टिस किया जाता है जहां फार्मर द्वारा जंगलों को काटा जाता है, फिर उसे जलाकर जमीन की सफाई की जाती है और इसके बाद फसल उगाया जाता है। इस तरह की फार्मिंग में लकड़ी के हल, खुदाई करने वाले स्टिक्स और डाव जैसी पुरानी टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि यह फार्मिंग बड़े लेवल पर नहीं होता है, इसलिए इस फार्मिंग को फैमिली या कम्युनिटी लेवल की हेल्प से ही किया जाता है। इस तरीके की फार्मिंग मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि इस तरीके की फार्मिंग में जंगलों की कटाई की जाती है, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करने की वजह से कुछ समय बाद सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है और इसका रिजल्ट यह होता है कि किसान फार्मिंग के लिए दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं और इसी वजह से इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इन तीनों नामों के अलावा इस तरह की फार्मिंग को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे स्टेट्स में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पमलाऊ और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पर इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। इंडिया के अलावा इसे दूसरे देशों में किन नामों से जाना जाता है वो आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की फार्मिंग अपनी फूड की नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। फार्मिंग का दूसरा टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस तरीके की फार्मिंग में बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, प्रॉपर इरिगेशन की जाती है और लेबर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है ताकि हाईयर प्रोडक्शन किया जा सके। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता है, बंटवारे की वजह से लैंड छोटी होने लगती है। इस वजह से लिमिटेड लैंड से ही ज़्यादा आउटपुट लेने का प्रयास किया जाता है और एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर बढ़ने लगता है। फार्मिंग की तीसरी और अंतिम टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। इस तरीके की फार्मिंग में HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से फसल की पैदावार बढ़ जाती है। इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। अगर किसी क्रॉप को देश के किसी हिस्से में कमर्शियल क्रॉप कंसिडर किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि हर जगह उसे कमर्शियल क्रॉप ही कंसिडर किया जाए। जैसे राइस यानी चावल पंजाब और हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ओडिशा में यह एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। प्लांटेशन भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है जिसमें एक सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में उगाया जाता है। बड़े एरिया में उगाए जाने की वजह से इसमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। प्लांटेशन की वजह से जो प्रोडक्शन होता है उसे रॉ मटेरियल के रूप में अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। चूंकि यह सारा प्रोडक्शन मार्केट के लिए किया जाता है तो मार्केट, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और प्लांटेशन एरिया को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का अच्छा नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ चैप्टर के अगले यूनिट में क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं। इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स है, रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स को विंटर में यानी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोया जाता है और समर में यानी अप्रैल से जून के महीने में काटा जाता है। गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाके में रबी क्रॉप्स की ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। विंटर के सीजन में होने वाली प्रेसिपिटेशन की वजह से इन क्रॉप्स को ग्रो होने में मदद मिल जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस की वजह से भी रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा है। खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून यानी बारिश के टाइम पर बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली ये सब इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं जिसकी खेती मेनली असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के इलाके में की जाती है। पिछले कुछ समय से पंजाब और हरियाणा के एरिया में भी बड़े लेवल पर चावल की खेती की जाती है। रबी और खरीफ सीजन के बीच में
समर सीजन में जायद क्रॉप्स की खेती की जाती है, जिसमें तरबूज, खीरे और सब्जियां शामिल है। अब आप समझते हैं कि आखिर इंडिया के कुछ मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं। वेरिएशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया के अलग अलग एरियाज में कई तरीके के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इंडिया के मेजर क्रॉप्स में सबसे पहला है राइस। राइस यानी चावल इंडिया के ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन है। चावल के मामले में चाइना के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यह एक खरीफ क्रॉप है जिसकी खेती के लिए हाई टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। जिन एरियाज में कम रेनफॉल होती है वहाँ इसे इरिगेशन के हेल्प से ग्रो किया जाता है। राइस को ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स के साथ साथ कोस्टल एरियाज और डेल्टिक रीजन में भी उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ वाटर और रेनफॉल की समस्या नहीं होती। लेकिन अब कैनाल इरिगेशन और ट्यूब वेल्स के डेंस नेटवर्क की वजह से कम बारिश होने के बावजूद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ एरियाज में राइस की खेती पॉसिबल हो पाई है। इंडिया की दूसरी इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट यानी गेहूं। देश के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में व्हीट एक मेन फूड क्रॉप है। यह एक रबी क्रॉप है जिसको ग्रो करने के लिए ब्राइट सनशाइन यानी खिली धूप और 50 से 75 सेंटीमीटर के एनुअल रेनफॉल की जरूरत है। हमारे यहाँ दो इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन है, एक नॉर्थ वेस्ट का गंगा सतलज प्लेन और दूसरा दक्कन के इलाके का ब्लैक सॉइल रीजन। मतलब व्हीट को मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के इलाके में उगाया जाता है। इस चैप्टर में मैंने अब तक कई लोकेशंस का जिक्र किया और आगे भी करूंगा। और अगर आपको इन लोकेशंस को ध्यान रखना है तो एटलस में इन सभी एरियाज को अच्छे से ऑब्जर्व करो, या फिर अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, क्योंकि ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया में राइस और व्हीट के बाद मिलेट्स यानी मोटे अनाज भी उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। इन मोटे अनाजों में न्यूट्रिएंट्स काफी हाई वैल्यू में मौजूद होते हैं, जैसे रागी में आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। एरिया और प्रोडक्शन के मामले में ज्वार इंडिया की थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। यह क्रॉप बारिश पर डिपेंड होती है, जिसे मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके में उगाया जाता है। सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी और सैलो ब्लैक सॉइल पर बाजरा की अच्छी खेती होती है, जिसे मेनली राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में उगाया जाता है। रागी ड्राई सीजन में उगाया जाने वाला क्रॉप है, जिसे रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और सैलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है और इसे मेनली कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के इलाके में उगाया जाता है। मिलेट्स के बाद मेज यानी मक्का एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। यह एक ऐसा क्रॉप है जिसे खाने के लिए तो यूज किया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे फूडर यानी चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह एक खरीफ क्रॉप है जिसके फार्मिंग के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और ओल्ड एलोवियल सॉइल में इसे अच्छे से उगाया जाता है। बिहार जैसे स्टेट में यह रबी सीजन में भी उगाया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। पल्सेज यानी दाल भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। पल्सेज के मामले में इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। किसी भी वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल से मिलती है। तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना इंडिया के मेजर पल्सेज हैं। पल्सेज की फार्मिंग के लिए कम मॉइस्चर की जरूरत होती है और इसे ड्राई कंडीशंस में भी उगाया जा सकता है। अरहर को छोड़कर बाकी सभी पल्सेज लेग्यूमिनस यानी फलदार होने की वजह से एयर से नाइट्रोजन लेकर लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं और इसीलिए पल्सेज को फसलों के रोटेशन में बोया जाता है। अब आइए कुछ ऐसे फूड क्रॉप्स के बारे में जानते हैं जो ग्रेन यानी दाने के फॉर्म में नहीं है। इसमें सबसे पहला क्रॉप है शुगर केन यानी गन्ना। यह एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब इसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगाया जा सकता है। इस क्रॉप के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड है। ब्राजील के बाद इंडिया शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आपको बता दें कि शुगर केन से ही चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाया जाता है। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर्स हैं। ऑयल सीड्स, साल 2018 में चाइना के बाद इंडिया ग्राउंड नट यानी मूंगफली का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौली, अलसी और सूरजमुखी इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं। इनमें से ज़्यादातर क्रॉप
एडिबल हैं, मतलब खाने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन कुछ ऑयल सीड्स को साबुन बनाने या कॉस्मेटिक्स के सामान में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। मूंगफली एक खरीफ क्रॉप है और कंट्री में प्रोड्यूस होने वाला आधे से ज़्यादा ऑयल सीड मूंगफली ही है। तिल नॉर्थ इंडिया में एक खरीफ क्रॉप है और साउथ इंडिया में रबी क्रॉप है। अलसी और सरसों रबी क्रॉप्स है। अगला क्रॉप है टी यानी चाय। चाय की खेती प्लांटेशन एग्रीकल्चर से की जाती है और यह इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जिसे अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया था। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए एक ऐसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है जो पूरे साल वार्म होने के साथ साथ मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री हो। चाय के सॉफ्ट लीव्स के ग्रोथ के लिए इसे पूरे साल पानी की बौछारें देनी पड़ती है। मतलब यह एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है क्योंकि इसकी फार्मिंग के लिए चीप और स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। चाय को टी गार्डन में ही प्रोसेस किया जाता है ताकि इसके फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। असम, तमिलनाडु और केरल के साथ साथ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में चाय की मैक्सिमम खेती होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी चाय की खेती की जाती है। चाइना के बाद इंडिया टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। हमारे यहाँ अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी उगाई जाती है जिसे यमन से लाया गया था और पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसका कल्टीवेशन बाबा बुदान हिल्स से स्टार्ट हुआ और आज यह नीलगिरी के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी बागवानी फसलें। चाइना के बाद इंडिया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और वेस्ट बंगाल का मैंगो, नागपुर और चेरापूंजी का ऑरेंज, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का बनाना, यूपी और बिहार का लीची और अमरूद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र का अंगूर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स का डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया में मेनली मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू जैसे वेजिटेबल्स की खेती की जाती है। अब आओ कुछ ऐसे क्रॉप्स के बारे में जानते हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं और इसमें सबसे पहला है रबर। इस क्रॉप की खेती इक्वेटर के आसपास के इलाके में कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है जिसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का एनुअल रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। और इंडिया में इसे मेनली केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मेघालय के गारो हिल्स पर उगाया जाता है। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। इंडिया में 4 मेन फाइबर क्रॉप्स हैं: कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क। इन 3 फाइबर क्रॉप्स को मिट्टी में फसल उगाकर प्राप्त किया जाता है, लेकिन नेचुरल सिल्क को सिल्क वर्म नाम के कीड़े के कोकून से प्राप्त किया जाता है जो मलबरी पेड़ के ग्रीन लीव्स पर रहता है। सिल्क प्रोडक्शन के लिए इन कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अब आओ कॉटन और जूट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया को कॉटन प्लांट्स का ओरिजिनल होम माना जाता है और फिलहाल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। दक्कन प्लेट्यू के ड्राई एरियाज का ब्लैक सॉइल इसकी खेती के लिए परफेक्ट है। इसकी खेती के लिए हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल या इरिगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनशाइन की जरूरत है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है जिसे फ्लड प्लेन्स यानी बाढ़ के मैदानों में उगाया जाता है जहां हर साल नई मिट्टी जमा होती रहती है। जूट के ग्रोथ के समय हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। बोरिया, चटाई और रस्सी वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आओ चैप्टर के सबसे लास्ट यूनिट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं। इंडिया में हजारों वर्षों से फार्मिंग की जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस ना हो पाने की वजह से कई बारी इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की स्पीड स्लो हो जाती है। एग्रीकल्चर जो 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, इसमें कुछ सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद लैंड रिफॉर्म्स को लेकर कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया, लैंड्स को टुकड़ों में बांटने से रोकने के लिए चकबंदी को अनिवार्य किया गया और 1951 से 1956 के फर्स्ट ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट टारगेट था। लेकिन इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी वक्त लग गया। 1960s और 70s में गवर्नमेंट द्वारा कई रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। पैकेज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड
ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जैसी स्ट्रेटजी अपनाई गई ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से कंट्री के कुछ ही पार्ट्स का डेवलपमेंट हो पाया और इसी के सॉल्यूशन के लिए 1980s और 90s में एक डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, जिसके तहत सूखा, बाढ़, साइक्लोन, फायर या डिजीज के अगेंस्ट क्रॉप इंश्योरेंस देने का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया ताकि किसानों को लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराया जा सके। इकोनॉमिक हेल्प के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी PAIS को इंट्रोड्यूस किया गया। फार्मर्स को जागरूक करने के लिए वेदर बुलेटिन्स और रेडियो पर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम चलाए गए। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की भी घोषणा की। इस चैप्टर से रिलेटेड बुक के 3 MCQ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। इसका आंसर कमेंट करो। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।